यूं हमला करना और अब जो लड़ाई अब तक चल रही थी जमीन पर, उसका यूं बीच समंदर चलना, ये कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर शुभदा चौधरी मेरे साथ में है मिडिल ईस्ट के जानकार के तौर पर। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मेरे साथ में है विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच में लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, ये जो अभी के हालात हैं और जो समंदर में अभी ये कौतूहल मचा हुआ है, ये जो टकराव है, यूक्रेन ने जो सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि दुनिया की नजरें तो अब तक ये थी ना कि युद्ध रुके, युद्ध रुकने की कोशिशें हों, ये तो और भड़क गया। देखिए, युद्ध रुकने की कोशिशें जारी हैं। जेलेंस्की का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जा रहा है, जहां पे एक पीस वार्ता की फिर से बात होगी। लेकिन जब तक ये पीस इंप्लीमेंट नहीं होता, तब तक इस तरीके के युद्ध चलते रहेंगे। और जो सी बेबी ड्रोन का हमला है, ये युद्ध को एक नई दिशा देता है। ये दिखाता है कि देखिए, मेरा मानना है कि ये यूक्रेन का खुद का हथियार नहीं है, ना ही ये यूक्रेन का इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस उन यूरोपियन नेशन के नेटो मेंबर कंट्रीज ने शेयर किया, हो सकता है अमेरिका ने शेयर किया हो, जिसकी वजह से ये अटैक किया गया। और जो जिन शिप पे अटैक किया गया है, विराट और कारी रॉस, ये सारे के सारे देखिए रशियन फ्लैगशिप थे। बोलते हैं कि जरूर उस पर झंडा दूसरे देश का लगा हुआ था। और विराट पे तो 2 बार हुआ, एक बार हमला हुआ, फिर सेकंड टाइम स्ट्राइक हुआ। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है, चाहे वो अमेरिका कर रहा हो, चाहे यूके या फ्रांस या जर्मनी, कहीं ना कहीं से इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसके तहत इस तरीके के हमले हो रहे हैं। मकसद एक है, जितने भी एनर्जी रिलेटेड टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करो। यही रशिया भी कर रहा है। रशिया भी आज के दिन में, चाहे कीव हो, चाहे आपके 4 प्रांत जिसपे उसने कैप्चर कर रखा है, सारे के सारे एनर्जी सेंटर्स पे वो स्ट्राइक कर रहा है। विंटर सेट इन हो रखा है। अगर एनर्जी डेफिशिएंट यूक्रेन को कर देता है, यूक्रेन में त्राही त्राही मचेगी और कहीं ना कहीं उसका एक मनोबल टूटेगा। तो यूक्रेन के हमले में एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। जैसे उसको हार्ड इंटेलिजेंस मिल जाता है, जैसे उसको हथियार या कोई स्ट्राइक करने के लिए एमिनिशन मिलता है, वो उसको अंजाम दे देता है। डे 1 से यूक्रेन का ये मकसद है कि रशिया को चोट पहुंचाई जाए और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को इस युद्ध में इन्वॉल्व किया जाए। इस मकसद पे काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने अपने स्ट्राइक को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रखा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई बहुत सारे कंट्री उसके साथ है नहीं। वो अपने दम पे इस युद्ध को लड़ रहा है। इन दोनों की लड़ाइयों में ये फर्क है। लेकिन साथ में यूक्रेन का एक है कि इतने समय से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को गिव अप नहीं किया है। वो आज भी यूएस अमेरिका के पीस प्रस्ताव को नहीं मानता है, कहीं कि उसको लगता है कि वो अपने राष्ट्र की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और जो आपकी यूरोपियन नेशन है, वो भी नहीं चाहते। लेकिन इस तरीके के युद्ध जो है रचना जी, ये चलता रहेगा जब तक पीस नहीं होगा। और पीस प्लान हमारे समझ से अभी दूर दूर तक दिखता नहीं है। अगर ये संभव है, वो एक ही कंडीशन में संभव है, जब पुतिन की शर्तों को मान लिया जाए, यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर लिया जाए, नाटो का सदस्य ना बने और 4 स्टेट में से 2 स्टेट जो डॉनबास का इलाका, वो रशिया 100% अपने पास रखना चाहता है और क्रीमिया की एक रिकॉग्निशन चाहता है कि इट विल रिमेन पार्ट ऑफ रशिया। तो जब तक ये सारी शर्तें मानी नहीं जाएंगी, रशिया रुकने वाला नहीं है। पुतिन क्या सोच रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन एक डेफिनेट रोड मैप उनके दिमाग में है, जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। और इस तरीके के स्ट्राइक से रशिया देखिए विचलित होने वाला नहीं है। लेकिन जब वो इसका जवाब देगा, रिटेलिएशन करेगा, उससे यूक्रेन को ज्यादा नुकसान तो यूक्रेन को ज्यादा नुकसान होगा। और हमने देखा भी है, यूक्रेन 2 कदम पीछे जाकर जब आगे बढ़कर रूस पर किसी भी तरीके से कोई अटैक करता है ना, तो फिर दोगुनी ताकत के साथ में रूस की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है, जो इस बार भी होता हुआ नजर आ सकता है। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, ये जो हालात अभी रूस यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं, अलग अलग देश चाहते तो हैं ये युद्ध शांत हो जाए, लेकिन अभी तो युद्ध और ज्यादा भड़केगा। और पुतिन जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, बदला होगा और पूरी ताकत के साथ होगा। मिडिल ईस्ट पर इसका क्या असर? ये रचना जी, सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है कि दोनों काइरोस और विराट, ये दोनों टैंक्स खाली थे। खाली शिप्स के ऊपर हमला हुआ है। टर्की ने मदद दी, क्योंकि टर्की का मल्टी वेक्टर अप्रोच है नेटो मेंबर होते हुए, और जो 25 लोग थे उनको उसने बचाया। लेकिन एक बहुत कॉशियस उसने एक इसका आंसर दिया है। दूसरी चीज है कि यूक्रेन के पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं।
पहला है कि यूक्रेन की जो एनर्जी सेक्टर या न्यूक्लियर सेक्टर, वहां पे करप्शन का स्कैंडल अभी आया है $100 मिलियन का। उसके बाद जो जेलेंस्की के बिजनेस पार्टनर है मिंडिक, वो जो है कंट्री छोड़ के भाग गए जब उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर रेड्स हुए। तीसरी, यूक्रेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो रिजाइन कर देते हैं, भले ही वो बोलते हैं कि वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन रहे हैं। 2 और मिनिस्टर्स एनर्जी से और जस्टिस डिपार्टमेंट से रिजाइन कर देते हैं। तो यूक्रेन का मनोबल खुद जेलेंस्की को बना के रखना, खासकर उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का और उसके नेवल इंटेलिजेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए 2 खाली टैंक्स के ऊपर ये किया गया है। तीसरा मुद्दा है, यूएस और यूरोप यूक्रेन को लेके अलग अलग राय रखते हैं। जब ट्रंप ने 28 पॉइंट प्लान बनाया पीस का, तो वो ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि जैरेड कुशनर, विटकॉफ, मार्को रूबियो जिनीवा में, अबू धाबी में रशिया के काउंटर पार्ट से, यूक्रेनियन काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उनको यूएस और रशिया का मार्स का प्रोग्राम हो, स्पेस प्रोग्राम हो। वो चाहते हैं कि आर्कटिक एनर्जी, साइबेरियन मिनरल्स उनको मिले, और वो वॉर नहीं प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो यूरोप ने फिर एक इनडायरेक्ट तरीके से अपना एक 28 पॉइंट प्लान बनाया। तो ये यूएस और यूरोप का भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। और चौथी और मोस्ट अहम बात, पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया आ रहे हैं। ये जो घोष शिप्स हैं, जो टैंकर्स हैं, ये इंडिया में 2 जगह, पारादीप और जामनगर, उरल ऑयल देते हैं। जो ये घोस्ट फ्लीट है, भले ही रशिया सैंक्शन में है, लेकिन बोथ यूरोपियन यूनियन और यूएस का इनको माफी है, या फिर एक तरीके से ऑब्लिवियन है कि हाँ वो कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि रशिया से यूएस अगर शिप जा रही है तो सिर्फ एक ही टैंकर है, उसमें कम से कम 100 डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी शेल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो दुबई और सिंगापुर में रहती हैं। अब बात यहाँ पे आ रहा है कि ये जो टाइमिंग है, ये इंडिया को भी बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि इंडिया ने एक डिहाइफिनेटेड अप्रोच रखा था रशिया यूक्रेन में। लेकिन अब क्योंकि पुतिन इंडिया आने वाले हैं, जामनगर, पारादीप से वो इंडियन ऑयल हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, मैक्सिमम ऑयल ये उरल ऑयल रशिया से लेती है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ा नहीं है। 3-4 दिन का जो है वो ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है, कुछ कॉस्ट जो है वो ऑयल का पर बैरल बढ़ गया है, $72 पर बैरल, लेकिन रशिया हमें नॉमिनल कॉस्ट में उसको देता है। तो ये एक तरीके से सिग्नलिंग इंडिया को भी है। ये पायरोटेक्निक्स का पूरा एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, और सी बेबी ड्रोन ही नाम एक हास्य या मौकरी पे है, क्योंकि ये 2023 में आया था। लेकिन ये जो है सी बेबी नाम जो इसका पड़ा है, वो रशिया के मैसिव नेवल फ्लीट का मजाक उड़ाने के लिए पड़ा है। ठीक है, जिस तरीके से अभी तक मेरे 2 मेहमानों ने इस पूरे सिनेरियो को देखा और समझा, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, हमने देखा रूस यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ ना, कुछ देश यूक्रेन की साइड चले गए, कुछ रूस के समर्थन में आ गए, नेटो से जो सीधे सीधे रूस की तलखी है वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब जो बीच समंदर आग की लपटे या दहकती हुई आग जो हम देख रहे हैं, ये रूस यूक्रेन के बीच जंग की आग को और ज्यादा भड़काएगी। रचना जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है वो गलत है, उसको सही करवा लीजिए। मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, डॉक्टर सरदेंदु हो रहा है उसमें। वो पीसीआर प्लीज ये नाम ठीक कर लीजिए। हाँ, सॉरी जी। हाँ, देखिए, ये हम कह सकते हैं कि अब ये जो वॉर का जो टर्निंग पॉइंट है वो एयर और लैंड से लेकर के अब पूरी तरीके से ओशन में देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ब्लैक सी की जब बात होती है या ब्लैक सी पर किसी भी तरीके का कोई हलचल होती है, तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रूस के लिए। क्योंकि आप देखिए, क्रीमिया के टाइम में भी जब क्रीमिया को एनेक्स किया गया था 2013-14 में, तो उसके बाद वहां पर इसके अपने स्वयं ब्लैक सी नेवल फ्लीट है वहां पर सेवास्टोल में। तो ये, और इसके बाद जो इसका नदर पार्ट है जो पूरा यूक्रेन देख रहा है, आपने ओदेशा, मारिउपोल को दिखाया, तो इसकी जो लोकेशन है, ये यहाँ पर कुछ भी यदि कोई हलचल है, स्पेशली जो ये अभी हुआ, तो इससे ये मैसेजिंग करने की कोशिश है यूक्रेन का, स्पेशली रूस को, कि देखिए आपका जो बहुत ज्यादा डेलीगेट पोजीशन है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप मानते हो, जो लैंड लॉक पोजीशन है ब्लैक सी की,
और जो जिन देशों से घिरा हुआ है, इसके अपने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मैसेज है पुतिन के लिए। तो उस समय, जबकि अभी जैसे सुधा जी बता रही थी कि इस समय जब भारत तो आ रहे हैं, ठीक है ना, और उस समय जब पूरी तरीके से हम ये जानते हैं कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो पेट्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो इस तरीके के उसके सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, उसकी इकोनॉमी को हर्ट करना, और ये जो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी बता रही थी कि सी बेबी नाम, तो बेबी नाम क्या है, ये भी एक तरह से ये है कि देखिए एक मॉक करना है रशिया की तरफ से कि देखिए आप कहीं सेफ नहीं हो, आप उस जगह सेफ नहीं हो जहां से आपका ट्रेडिशनल ट्रेड रूट रहा है, आप उस जगह सेफ नहीं हो जहां आपको लगता है कि ये मेरा माइट एरिया, यहाँ पर आप अपना मिलिट्री माइट दिखा सकते हो। तो एक तरह से बढ़त लेने के लिए, और बढ़त के पीछे का एक जो बैकड्रॉप है वो यही है कि जिस तरीके से यूक्रेन घिरता जा रहा है, उसको मालूम है कि अब जो दो डाइवर्जेंट ओपिनियन अभी बता रही थी सुप्रिया जी की पूरा यूरोप और अमेरिका अलग अलग है, भले ही वो अंदर से क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप की लाइन जो है पीस प्लान 28 है वो यूक्रेन और फ्रांस, स्पेशली फ्रांस और यूके नहीं मानने को तैयार है। इवन ईयू में भी, नेटो में कुछ कंट्री है जो मॉडरेट है, लेकिन ये दो कंट्री ऐसे हैं जो इनके टोन एकदम डिफरेंट है। तो एक तरह से अब पिछले 3 से 4 सालों में ये कॉन्फ्लिक्ट जो बाहर सामने इस फॉर्मेट में आ रहा है कि यहाँ पर कोई कंसेंसस नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय करेगा कि शक्ति किसकी ज्यादा है। और मुझे लगता है अभी तक जो जितने वॉर कवरेज हम देख रहे थे, वो लैंड पर देख रहे थे, वो आप देख रहे थे कि एयर पर देख रहे थे, और इस तरीके की ये मैसेजिंग है, क्योंकि इसके पहले भी देखिए कि ड्रोन अटैक जिस प्रकार से रशिया के अंदर हो रहे थे, और ये पोर्ट देखिए यहाँ पर रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है, नोवोरोसिस्क पोर्ट है, तो ये भी उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो एक कह ये सकते हैं कि आप रशिया के अंदर बहुत अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वहां पर यदि आपने उसको थ्रेटनिंग करने की कोशिश की तो ये डाइवर्जन है। और ये जो सवाल है कि पुतिन क्या करेंगे, मुझे लगता है पुतिन जो करेंगे एक अलग सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूक्रेन एक बढ़त ले रहा है अपने आप में, और बढ़त यह है कि हम आपको यदि जीत हरा नहीं सकते तो डैमेज जरूर कर सकते हैं। अब यहां तय करना होगा पुतिन को कि आप 3 साल से यही करते रहेंगे, आप भी ड्रोन मार, आपकी भी सेना पूरे ये मारियोपोल और डोनबास, लुहांस्क और ये जो एरिया है खर्सोन, इन्हीं पर रहेंगे, या आप क्यों तक जाएंगे। आपको तय करना पड़ेगा कि लड़ाई आप किस लेवल पर ले जाना चाहते हो। तो मुझे लगता है, और ये यही तय नहीं पुतिन कर पा रहे हैं, और ये वही फेज आ गया है जो 2022 का मार्च का टाइम था कि रूस की सेना क्यों तक पहुंची थी, और सब लोग यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब 3 दिन में हो जाएगा। अब पुतिन को तय करना कि आप जितना स्पेस देंगे यूक्रेन को, जेलेंस्की को, उतना जेलेंस्की आपके घर तक अंदर मारे। मुझे लगता है ये बहुत ऐसा टाइमिंग है इंट्रोस्पेक्शन का पुतिन के लिए कि आपको यदि लड़ना ही सचमुच है, यूक्रेन को जीतना ही है, तो अपने माइट को। डोनाल्ड ट्रंप बीच-बीच में कहते रहे कि लड़ाई वो रुकवा कर रहेंगे और रूस यूक्रेन के बीच में वो शांति लाएंगे, बातचीत चल रही है, हालांकि उस तरह के रिजल्ट्स आए नहीं, लेकिन जो लड़ाई अभी तक जमीन से आसमान तक चल रही थी वो पानी में भी आ गई है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, तो क्या अभी भीषण होगी और ज्यादा, या ट्रंप को या बाकी देशों को कुछ करना चाहिए बीच में आने के बाद? देखिए, मेरा मानना है, मैं इसको अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, अगर ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पे पीस प्रोसेस आए, तो जितना प्रेशर वो जेलेंस्की पे लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर इनको यूके, फ्रांस और जर्मनी लगाना पड़ेगा। उन यूरोपियन नेशंस को अपने फेवर में अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करना पड़ेगा जो इसमें रोड़ा लगा रहे हैं। जेलेंस्की टू सम एक्सटेंट अंडर प्रेशर आ सकते हैं अगर यूके, फ्रांस, जर्मनी भी अमेरिका की भाषा बोलने लगे। कहीं ना कहीं आपको एक ड्रॉ लाइन करनी पड़ेगी कि आप क्या चाह रहे हैं। अमेरिका कुछ बोलता है, उसी का ऑपोजिशन यूरोपियन यूनियन बड़े फाइन तरीके से कर देता है, जो ट्रंप समझ नहीं पा रहे। तो उनका जो पॉइंट ऑफ प्रेशर है वो गलत जगह पे लग रहा है। जेलेंस्की इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस पूरे में, सिवाय उनके सरजमी का इस्तेमाल हो रहा है लड़ाई लड़ने के लिए। बाकी उनके पीछे के प्लेयर तो ये सारी कंट्री हैं, इनको आप कन्विंस करिए। पुतिन किसी भी तरीके से अमेरिका या यूरोपियन के, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के प्रेशर में नहीं आने वाले, ये बात क्लियर है। वो क्यों इतने बड़े हमले नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि वो एक अपना बैलेंस पोस्चर रखना चाह रहे हैं। वो आगे आने वाले दिनों में उन सारी कंटीजेंसी पे काम कर रहे हैं जिसमें नाटो कंट्री भी उनके अगेंस्ट हमला कर सकते हैं। उनके ईस्टर्न यूरोपियन जो जिनका की बॉर्डर यूक्रेन से लगता है,
वो युद्ध भूमि में आ सकते हैं। हो सकता है जापान सी और जापान वाला जो ईस्टर्न फ्रंट है वहां से भी अटैक हो सकता है, बाल्टिक नेशन वाला फ्रंट खुल सकता है। तो तमाम कंटीजेंसी पे वो काम करते हैं, लिहाजा उन्होंने एक बैलेंस पोस्चर बना रखा। मेरी तो कॉमन मिलिट्री सेंस बोलता है कि ओडेसा को आप पहले कैप्चर करिए, क्योंकि उस इलाके से पूरा सी रूट है, वहां से सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी यूक्रेन की होती है, सारे शिप का आना जाना होता है। अगर पूरे इलाके में और यूरोप को डोमिनेट करना है तो ब्लैक सी का जो पोर्ट इलाका है ओडिशा को कैप्चर करिए। आपने 4 स्टेट कैप्चर किए, अब आप ओडिशा की तरफ अपना ऑपरेशन बढ़ाइए और इस पे कब्जा करिए, जिससे आपको क्रीमिया की भी सुरक्षा मिलेगी और साथ में ब्लैक सी का डोमिनेंस भी बनेगा। लेकिन वो चाहते नहीं है, उनकी मंशा कहीं ना कहीं जब से पीस प्रोसेस की बात शुरू हुई, अलास्का मीटिंग हुई, तो उन्होंने भी अपने जो एम्बिशन है उसमें कुछ रोक लगाया। वो चाहते क्या, वो डॉनबास का इलाका चाहते हैं और क्रीमिया की रिकॉग्निशन चाहते हैं, डीमिलिटराइजेशन यूक्रेन का चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये मकसद उन्होंने अचीव कर रखा है। हाँ। कीव को वो नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते, लवीव को वो नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन की एफिनिटी रशिया के साथ बहुत समय तक रही है। हाँ। और जिस तरीके से उनका लिंग्विस्टिक एफिलिएशन है डॉनबास इलाके में, जिस तरीके से यूक्रेन से पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहा है, वो फुल फ्लेजेड वॉर की तरह इसको नहीं। और ये सवाल हमने कई बार किया भी है अपने एक्सपर्ट्स के साथ में भी कि क्यों नहीं फिर कीव पर भी उस तरीके से हमला या फिर कब्जा होता, जो रूस अगर यूक्रेन को खत्म या तबाही करना चाहता है। लेकिन पुतिन जिस तरीके से अपनी सुनते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, आगे कोई प्रेशर बना पाएगा इसके चांसेस शुभादा जी कम लग रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी मीडिएशन का काम कर चुके हैं, नेटो देशों के साथ सीधे सीधे टक्कर भी रूस ले चुका है, लेकिन पुतिन वो करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। देखिए, करते तो दोनों ज़ेलेंस्की और पुतिन वही हैं जो उनको ठीक लगता है। जहां तक बात है कि ट्रंप का जो इसमें रोल है, 1987 में पहली बार सोवियत यूनियन के टाइम पे ट्रंप सोवियत यूनियन के अलाइज के साथ गए थे उस रीजन में, और बहुत बार उन्होंने 2000 में और उसके बाद पुतिन से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की थी। जब भी वो सोवियत यूनियन या उसके बाद रशिया से लौट के आते थे तो वो प्रो रशिया लिखते थे और नेटो की काफी बुराई भी करते थे। तो एक तरीके से रशिया का एक एंटिटी या एजेंट ट्रंप के इनर सर्कल में ट्रंप को माना गया है। पहली बात यह है। दूसरी यह है कि जो रूट कॉज है, इसको हम वेस्टर्न लैंग्वेज के हिसाब से इन्वेजन बोलेंगे या फिर हम रशिया के हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बोलेंगे। जो रूट कॉज है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक कोई भी पीस डील, वो 28 पॉइंट का हो या फिर वो 50 पॉइंट का हो, वो सॉल्व नहीं होगा। तीसरी चीज है कि बीच में ट्रंप जो है काफी एंटी पुतिन जो है स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए थे, तो फिर उनके ऊपर रशिया ने इनडायरेक्टली एक प्रेशर स्टेटमेंट दिया था कि एप्स्टीन फाइल्स अकेले आपके ऊपर सारी निगरानी नहीं कर रही है, और भी एविडेंस आपके खिलाफ हैं। और चौथी चीज जो है कि अभी यूएस खुद $38 ट्रिलियन के डेब्ट में है। जो इन्होंने शटडाउन किया था वो लॉन्गेस्ट शटडाउन था यूएस हिस्ट्री में, और दोनों लॉन्ग शटडाउन्स ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ही रहे हैं। तो अब पुतिन जो हैं या फिर ज़ेलेंस्की कब तक यूक्रेन में रहेंगे? उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूएस, यूके में और यूएई में हैं। वो कब तक यूक्रेन में रहेंगे? कितनों को फर्क पड़ता है जो 20,000 से ज्यादा यूक्रेनियन चिल्ड्रन हैं, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी है वो ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप कर रही हैं पुतिन के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू। अब मुद्दा ये है कि देखिए, जो भी जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट होता है, जैसे ब्लैक सी को आप मान लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मान लीजिए, बाबल मंदब स्ट्रेट को मान लीजिए, ये बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल होता है। ब्लैक सी से सिर्फ उरल ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, दुनिया का 25% गेहूं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और इसीलिए ओवरऑल इसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, आपका एंड कमेंट प्लीज। देखिए, सही मैं ये बात मैं भी बोल रहा था कि जो ब्लैक सी का जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रेड के साथ साथ सामरिक है, स्ट्रेटेजिक है। और मैं इस बात से मुझे लगता है कि अब पुतिन को तय करना पड़े। देखिए, डिप्लोमेसी में ये पीस जो शब्द होता है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहूँ तो ये एग्जिस्ट करता नहीं। ये पीस है उसका, ये पीस जो ऑर्नामेंट है, ये कॉस्मेटिक शब्द है उसका है, जिसके पास पावर है। अब मैं यही बार बार कह रहा हूं कि पुतिन को तय करना होगा कि आप
आपकी जो माइट है, आप देखिए पिछले 1 साल का ट्रेंड देखिए कि 1 साल के पहले तक जो है कभी भी यूक्रेन का ड्रोन रशिया के अंदर नहीं जाता। जून से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअस यूक्रेन रशिया को डैमेज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। तो उसके रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन हो रही। अब हम ये कहें कि अभी वो स्ट्रेटजी है, वो कौन सी स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आती कि जब तक आपकी जो माइंड है, देखिए जब तक आप डराते हो, जब तक कोई डरता है तभी तक डराते हो, जब डर खत्म हो जाए और वो डर तो यूक्रेन के साथ में खत्म हो गया ना, ज़ेलेंस्की के मन में खत्म हो गया। और अगर ये भी सच है कि नेटो देशों का अगर सपोर्ट नहीं होता तो ये युद्ध अब तक चलता भी नहीं। अपने अपने फायदे के लिए दो देश आपस में भिड़ रहे हैं और उसका नुकसान, उसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ रहा है। इसीलिए चिंता की बात है कि ये युद्ध न जाने रुकेगा तो रुकेगा कब। इस घटना के बाद तो ऐसा लग रहा है और ज्यादा भड़केगा। शुभादा जी, शरदेंदु जी, साथ ही साथ संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, और बहुत आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों तक इस युद्ध का इम्पैक्ट भी बताया, उसके लिए खास तौर पर शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।